नमस्कार। इस वीडियो में मैं नासिरा शर्मा की कहानी मेरा घर कहाँ के आधार पर सोना का चरित्र चित्रण विषय पर आपके साथ बातचीत करूँगा। मेरा घर कहाँ कहानी में नासिरा शर्मा ने एक नारी पात्र सोना को लाली धोबिन और राजा धोबी की सबसे बड़ी औलाद के रूप में चित्रित किया है। सोना प्रमुख नारी पात्र के रूप में पूरी कहानी में शुरू से लेकर अंत तक छाई रहती है और पूरा का पूरा कथानक सोना को ही केंद्र में रखकर प्रस्तुत किया गया है। अंत में संघर्षरत रहते हुए उसे शोषण और उत्पीड़न से मुक्त होते हुए नासिरा शर्मा ने दिखाया। वास्तव में कहानी का पूरा कथानक सोना के ही इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है। इसलिए यदि हम यह कहें कि कहानी की नायिका सोना ही है या कहें कि प्रमुख पात्र सोना ही है और अन्य पात्रों से संबंधित भी वही है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कथानक में आरंभ से अंत तक वह उपस्थित रहती है और उसका व्यक्तित्व अन्य पात्रों की अपेक्षा विशिष्ट है। कहानी की फल प्राप्ति भी सोना को ही होती है। कहानीकारा नासिरा शर्मा ने सोना को एक निम्न मध्यवर्गीय संघर्षशील नारी के रूप में चित्रित किया है, जो कि दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी के सामने स्थित झुग्गी झोपड़ियों में रहती थी। वह एक चंचल स्वभाव की बाला है। जब वो 10-11 वर्ष की थी तब अपनी माँ लाली के साथ घर घर जाकर कपड़े प्रेस करने के लिए लेकर आया करती थी। उसके चंचल और नटखट स्वभाव के कारण मोहल्ले के लड़के उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। कहानी लेखिका ने लिखा है कि बड़ी लड़की सोना 10-11 साल की हो रही थी, मोहल्ले के लड़कों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। जब सोना थोड़ी बड़ी हुई तब कच्ची बस्ती के लड़के जानबूझकर उसका रास्ता रोकने लगी और वह अपनी माँ से शिकायत करती थी। सोना एक अक्कड़पन स्वभाव की लड़की थी। सोना के पिता की मृत्यु के बाद लाली सोना के लिए बहुत चिंतित थी। जब अधेड़ बदमाश दिगंबर दादा के साथ लाली विवाह कर लेती है तब सोना को भी 3 वक्त का खाना मिलने लगा। इससे उसकी आंखों में तरावट आ गई, शरीर पर रंगत आने लगी। शादी की बात से डरती थी कि न जाने कैसा घर मिलेगा, न जाने कैसा पति मिलेगा। वह उसे परेशान वह दिगंबर दादा की रखेल की बेटी है, इसलिए अक्कड़ कर चलना सीख गई। जो लड़के उसे परेशान करते थे, सोना अब उनकी ऐसी खबर लेने लगी कि वो उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। झुग्गी झोंपड़ी में ही खेल कूद कर बड़ी हुई सोना को अब एक सही आश्रय मिल गया था, इसीलिए उसके स्वभाव में एक अकड़ सी आ गई थी और वह अब किसी भी लड़के से डरती नहीं थी। वह निर्भीक स्वभाव की कन्या थी। जिस किशोरी के रूप में उसे लेखिका ने दिखाया है, जो कि 13-14 वर्ष की है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही वह एक बड़ा अनुभव प्राप्त कर चुकी है। उससे पहले वो अपनी माँ लाली के साथ जाकर कपड़े घर घर से लाती थी और बाद में दिगंबर दादा के पैर दबाने और सिर में तेल लगाने का काम भी करती थी। मोहल्ले के लड़कों के सामने अपनी इज्जत बचाना सीख गई। जब पति ननकू ससुराल में उसे प्रताड़ित करता तो वह भी उसे जवाब दे देती थी। ननकू को उसका मोहल्ले के जवान लड़कों के साथ बातें करना, हंसना बोलना पसंद नहीं था। ननकू ने पहले तो उसे समझाया, लेकिन बाद में वह न समझने पर उसकी पिटाई भी कर देता है। तब वह उल्टा ननकू की भी पिटाई कर देती है और उसके सिर पर बेलन दे मारती है। सोना अपने पति से भी नहीं डरती थी। इसी प्रकार से कोठी में जब छोटे साहब ने उसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहा, तब एक औजार मारकर उसने छोटे साहब को घायल कर दिया और वहां से भाग गई।
अकेली रहकर भी वह किसी से डरती नहीं थी। इस तरह वह एक निर्भीक स्वभाव की लड़की थी। एक परित्यक्ता नारी के रूप में भी नासिरा शर्मा उसका चित्रण करती हैं। जब वह ननकू द्वारा पीटे जाने पर ननकू की माँ, ताई और विधवा फूफी इनकी आंखों से उतर जाती है। वे सोना को बहुत भला बुरा कहती हैं। दिगंबर के मरने और लाली द्वारा चुपचाप बस्ती छोड़ देने पर ननकू को किसी का डर नहीं रहा, तो लड़ाई होने पर सोना किससे शिकायत करेगी ननकू की, इसलिए ननकू उसके साथ मारपीट करने लगा। ननकू ने लड़ाई बढ़ने पर अपनी बीवी सोना को घर से बाहर निकाल दिया, उसके गहने वगैरह भी उतरवा लिए। तब तलाक दिए बिना ही वह बेसहारा स्त्री की तरह हो गई। सोना को पति का घर बिल्कुल झूठा लगा और वह आश्रय की तलाश में सड़कों पर भटकने लगी। बिल्कुल असहनीय स्थिति इस समय उसके सामने हो गई थी और वह एक प्रत्यक्ता नारी की तरह कहानी में दिखाई पड़ती है। शोषित और यातनाग्रस्त नारी के रूप में नासिरा शर्मा ने सोना को चित्रित किया है। अभावग्रस्त जीवन जीने को विवश है, कोई सहारा नहीं, माँ भी चली गई, दिगंबर दादा भी मर चुके। तब वह एक रिश्ते में दूर के चाचा जो कि नीति बाग में रहते थे और कपड़े प्रेस करने का काम करते थे, उन्हीं के पास जाती है और उनके साथ रहकर कुछ दिन गुजारा करती है। थक हार कर एक दिन वह मंगोलपुरी जा पहुंचती है, जहां ननकू की दूसरी शादी देखकर वह आवेश में आ जाती है। दूल्हे बने ननकू को वो चप्पलों से पीटती है और दूसरे लोग जो ननकू के रिश्तेदार थे वे भी उसे पीटते हैं। घायल शेरनी की तरह वह फिर से अपने चाचा के पास आ जाती है और एक पीली कोठी में झाड़ू पोछा करने का काम करने लगती है। गैराज में वहीं सो जाती थी। जब एक दिन छोटे साहब ने उसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहा तो उसने उसे भी घायल कर दिया। इस प्रकार सोना बेसहारा थी, अभावग्रस्त थी, शोषित थी, अपमानित थी और एक के बाद एक ठिकाने बदल बदल कर दर दर भटक रही थी। भूखी प्यासी रहती, कोठियों में हजारों काम मुफ्त में ही कर देती। कभी किसी खोटी से खाने को मिल जाता, कभी रमजान चाचा के यहाँ उसे खाने को मिल जाता। इस प्रकार वह एक अभावपूर्ण और यातनापूर्ण जीवन जी रही थी। स्वाभिमानी और इज्जत की रक्षा करने वाली नारी के रूप में वह हमारे सामने इस कहानी में आती है। बलात्कारी मर्दों की भीड़ में वो स्वयं को सुरक्षित रखती है और अपनी लज्जा भंग होने से बचाने की पूरी कोशिश करती है। जब उसको कोई इस प्रकार से देखता है तो वह पूरा प्रतिकार करती है और जिस समय वह अपना ढाबा खोल लेती है और मजदूर भी उसके शरीर से खेलने की कोशिश करते हैं और वे उससे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखते हैं तो वह उसे स्वीकार नहीं करती। खुले आसमान के नीचे सोना स्वीकार है, लेकिन किसी मर्द द्वारा नोचा जाना वह स्वीकार नहीं करती। एक संघर्षशील नारी के रूप में वो हमारे सामने आती है। जगह जगह जहाँ उसे प्रताड़ना मिलती है वहाँ छोड़ करके वह अपने संघर्ष के बलबूते अपना जीवन निर्वाह करती है और जब अंत में उसकी झुग्गी को तोड़ दिया जाता है बुलडोजर द्वारा, प्रशासन द्वारा, तो वह अपने आप ही ढाबा खोल लेती है। सुबह की चाय, दोपहर को आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनाकर अपने धंधे को वह बहुत ही धैर्यपूर्वक चलाती है। एक मेहनत कश नारी है वह। बचपन से ही अपनी माँ के साथ वह मेहनत करती है। जब दिगंबर दादा उसके पिता के रूप में होते हैं तब उनके पैर भी दबाती है, सर में मालिश भी करती है, ससुराल में भी सारा कामकाज देखती है, झाड़ू पोछा करने का काम भी कोठियों में जाकर करती है बड़ी मेहनत से। और उसके बाद अंत में जब वह ढाबा खोल लेती है तब भी बड़ा परिश्रम से वो काम करती है और अपना जीवन यापन करती है।
हंसमुख स्वभाव की थी, मोहल्ले के लड़कों से हंसती बोलती थी, इसीलिए वे उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे और उसका गलत इस्तेमाल करने की सोचने भी लगते थे। लेकिन उसके मन में किसी प्रकार का कोई दुर्भाव उन लड़कों के प्रति नहीं था। वह एकदम गंगा के समान पवित्र थी और उसमें कोई खोट नहीं था। बस आत्मिक सुख की अभिलाषी है वो। जब सौतेले बाप दिगंबर दादा के साथ रहने लगती है तो सुख चैन से रहती है और उसे लगता है कि विवाह होगा तो न जाने घर कैसा मिलेगा, पति कैसा मिलेगा, इसलिए थोड़ा चिंतित सी हो जाती है। और वह अपने पति ननकू के यहाँ जाती है तो उसे आत्मसुख नहीं मिल पाता। जब ढाबा खोलती है तो मजदूरों के साथ भी हंसी मजाक करती है, लेकिन उसके मन में कोई खोट नहीं रहता। बस उन्हें खाना खिलाकर, चाय पिलाकर उसे आत्मिक सुख मिलता है और इसी को वह अपना घर, अपनी दुनिया मान लेती है। इस प्रकार सोना अपने सामान्य से जीवन को सुखमय करने लगती है और अपने पैरों पर खड़े होने के बाद सारी चिंताओं से मुक्त हो जाती है। और वस्तुतः देखा जाए तो सोना के संघर्षमय जीवन की अंतिम परिणति भी यही थी। उसके शोषण, उसके अभाव के जीवन का समापन भी इसी परिणति से हो सका। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सोना शोषण और अभावों को सहन करके भी जिजीविषा के साथ एक संघर्षमय जीवन को व्यतीत करती है। अन्याय, शोषण और अत्याचार का प्रतिकार करने में पूरी तरह से वह सफल रहती है। उसका संपूर्ण जीवन निम्न वर्गीय नारी समाज के लिए एक आदर्श और एक प्रेरणा स्रोत है। इस प्रकार अंत में अपना घर बसाने की लालसा से मुक्त होने पर उसे आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। इस तरह से सोना मेरा घर कहाँ कहानी की एक सशक्त, जीवंत, संघर्षरत नारी पात्र के रूप में नासिरा शर्मा ने हमारे सामने उसे रखा है। धन्यवाद।